नमस्कार एवरीवन। चलो आज की क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो अपना क्लास था काफी लंबा क्लास था, राइट? बट उसके अंदर हमने जितने भी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है उन सबको हमने कवर कर लिया था। ठीक है, एक बार क्विकली देख लेते हैं लास्ट में हमने कौन कौन से को गो थ्रू किया था इन 2 मिनट्स। सी, जितने भी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको हमने कैसे क्लासीफाई किया, दो कैटेगरी में, फिजिकल एसेट्स एंड तुम्हारा फाइनेंशियल एसेट्स क्या रहेंगे, उन दो कैटेगरी में हमने क्लासीफाई किया जिनके अंदर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। फिजिकल एसेट्स में क्या आता है, जिसके अंदर जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, ये सब क्या आ जाएंगे तुम्हारे फिजिकल एसेट्स में। फिर जो तुम्हारे फाइनेंशियल एसेट्स है जिसके अंदर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको अगेन हमने दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया था, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, जिनके अंदर तुम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर तुम पैसा रख सकते हो जहाँ पे 4 to 5% इंटरेस्ट मिलता है। फिर मनी मार्केट फंड्स के अंदर पैसा तुम रख सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर तुम कंपनीज वगैरह को लोन दे रहे हो इन मनी मार्केट फंड्स के अंदर, राइट? यहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज करके यहाँ पे कंपनीज लोन लेती है फॉर शॉर्ट टर्म, एंड यहाँ पे तुमको इंटरेस्ट मिलता है, राइट ना। इसको हम लिक्विड फंड भी बोलते हैं करके। फिर आता है बैंक्स के अंदर तुम एफडी कर सकते हो करके। बुक के अंदर जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म के अंदर दे रखा है, एक्चुअल में ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है जहाँ पे तुमको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के क्या क्या अपने पास ऑप्शन है, जिसके अंदर हमने एक डिस्कस किया था पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम वाला, जो कि मेनली मैंने बताया था रूरल एरियाज में या फिर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वहां पे पॉपुलर होता है। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट का अच्छा स्कीम है यहाँ पे आपको अच्छा हाई इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। मैंने बताया था यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड है, जिसके अंदर एक हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। मेनली लोग जो प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, बिकॉज ज्यादातर जो लोग, ज्यादातर नहीं, सारे लोग जो जॉब करते हैं वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, लीगली मैंडेटरी होता है करके ना। फिर जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड था, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि मेरे मतलब पॉपुलर इतना ज्यादा नहीं है करके, राइट? बट स्टिल अपने बुक में था तो हमने समझा। फिर कंपनी एफडी के क्या, फिक्स डिपॉजिट। फिर हम इसमें हमने देखा था कंपनीज है वो भी क्या कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। बट आज के टाइम में हमने एग्जाम्पल के तो देखा भी था वेबसाइट पे जाके कि मोस्टली जो फाइनेंस कंपनीज है सिर्फ वही क्या करती है, एफडीज एक्सेप्ट करती है। बैंक्स ऑफ कोर्स करती है, बैंक के अलावा जो अदर फाइनेंस कंपनीज है वो लोग भी क्या करती है, एफडी एक्सेप्ट करती है, राइट? जो नॉर्मल कंपनीज है, एफएमसीजी कंपनीज एंड जो रिलायंस है, ऐसी कंपनीज ये एक्सेप्ट नहीं करती आज के टाइम। लीगली कर सकती है बट प्रैक्टिकली नहीं करती। फिर हमने देखा था बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये क्या होता है, देखो मनी मार्केट के अंदर तो क्या, जब किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो वो मनी मार्केट के अंदर जाके शॉर्ट टर्म में लोन ले सकता है। पर तुमको लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो वहां पे तुमको बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर को यूज करके तुम पैसा ले सकते हो। फिर म्यूचुअल फंड को हमने डिस्कस किया था, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। मोस्ट ऑफ द लोग आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ये एक मीडियम होता है जिसके थ्रू अलग अलग चीजों के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिस्कस किया था, जो कि एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह काम करती है। एंड देन इक्विटी शेयर, जो कि हमने डिटेल के अंदर ऑफकोर्स इसके अंदर डिस्कस नहीं किया था, बट अपने पूरे बुक के अंदर मेनली हम इक्विटी शेयर्स के बारे में ही डिस्कस करते हैं, राइट? तो उसको अंदर भी तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। अभी आज की क्लास अपना कंटिन्यू करते हैं, एंड अच्छा खासा आज भी हम कवरेज करेंगे। सी, अपना जो आज की क्लास में फर्स्ट टॉपिक रहने वाला विच इज गोइंग टू बी स्टॉक एक्सचेंज, रेड कलर। ठीक है, ओके। फर्स्ट टॉपिक रहेगा विच इज गोइंग टू बी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज करते क्या है, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब डिस्कस करते हैं। पहले एक बार नोट्स के अंदर आते हैं, कुछ इसके अंदर लिखते हैं। ओके, ठीक। यहाँ पे टॉपिक अपना हेडिंग डालो आप लोग भी साथ में, स्टॉक एक्सचेंज। ये अपना टॉपिक अपने को कवर करना आज। इसको बंद करो। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट को ऐसा, जो राइटिंग के अंदर लिखते हो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको डिस्कस करता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो देखते हैं। अभी करंटली इंडिया के अंदर तुमको पता है आपने कितने स्टॉक एक्सचेंजेस है, सिर्फ दो स्टॉक एक्सचेंज है करंटली, ओनली टू स्टॉक एक्सचेंज। दो ही अपने पास अभी क्या चल रहा है, दो ही स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हैं। देखो कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है पहले वो बताता हूँ। एनएससी, एनएससी एंड बीएससी, ये दो ही इंडिया के अंदर आज के टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज है, राइट? देखो एक बात जो मेरे को बोलना है कि जब मैं हैंड राइटिंग के अंदर यहाँ पे नोट्स वगैरह लिखता हूँ ना, तो इसके अंदर मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है करके, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका राइटिंग सर बिल्कुल अच्छा नहीं है करके। दैट इज ट्रू, इतना अच्छा राइटिंग नहीं है। तो जब मैं बोल रहा होता हूँ, जब मैं लिखता हूँ तो साथ साथ में बोलता भी हूँ, तो उसके ऊपर ध्यान दिया करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट?
ताकि तुमको ये प्रॉब्लम नहीं हो कि ये लिखा क्या है। ये मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे मेरी राइटिंग से आपको डील करना है। तो ओके, ये क्लियर है तुम लोगों को। अभी अपने इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ और सिर्फ दो स्टॉक एक्सचेंज है, विच इज वन इज एनएससी एंड सेकंड इज बीएससी। एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो है करके। तुमको पता है हमारा बुक की ये जो है सिलेबस का जो कंटेंट है 10th का 11th का, ये किसने बनाया, इवन 12th का भी ये बनाया हमारा जो एनएससी है, इसने हमारे बुक का कंटेंट डिजाइन किया इन कोलेबोरेशन विद सीबीएसई करके, राइट। इसके लिए तुम एनएससी के बारे में बहुत अपने बुक के अंदर रीड करोगे, क्योंकि बीएससी के बारे में ज्यादा ये बताते नहीं है, बिकॉज बीएससी इनके लिए क्या कॉम्पिटिटर है, ठीक है। पर इंडिया के अंदर आज के टाइम पे कितने, दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी ना। स्टॉक एक्सचेंज होते क्या है, स्टॉक एक्सचेंज होते क्या है, मीनिंग ये दिखते हैं अभी। स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, जैसे नेम से ही क्लियर होता है। स्टॉक, और पहली बात तो इसको इसको स्टॉक एक्सचेंज बोल रहे हैं या फिर इसको शेयर मार्केट भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बोलो या फिर शेयर मार्केट बोलो, दोनों सेम चीजें, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मीनिंग से क्लियर है, स्टॉक जिसका हम शेयर भी बोलते हैं करके, यहाँ पे उसका एक्सचेंज होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, ये इसका काम होता है। मीनिंग क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज का, इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है, कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नाउ यहाँ पे देखो शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग तो होता ही है, साथ साथ में कुछ अदर आइटम्स है उनका भी बाइंग सेलिंग होता है, जैसे शेयर्स का होगा, बॉन्ड्स डिबेंचर्स, इसका भी यहाँ पे बाइंग सेलिंग होता है, प्लस म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स है उनको भी तुम यहाँ पे बाई सेल कर सकते हो। ईटीएफ्स जो होते हैं उनको भी तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो करके, राइट। इन सब का यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है। सो ये तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, नोट्स के अंदर मैंने बोला था अपना अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल रहता है। बुक हालांकि इन सब चीजों को मेंशन नहीं करती है, ठीक है। शेयर्स हुआ, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हुआ, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हुआ, फिर तुम्हारे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हुए, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हुए, ईटीएफ्स हुए, ठीक है। इन सब का भी यहाँ पे एक्सेट्रा, इन सब का भी यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है, नॉट जस्ट शेयर्स, इन सब का भी बाइंग एंड सेलिंग होता है, बट प्राइमरीली बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ शेयर्स, ये इसका मेन इसका बाइंग एंड सेलिंग होता है, इसके लिए हम बोलते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, जहाँ पे शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है। क्लियर है तुमको, शेयर मार्केट अपने इंडिया में कितने हैं एंड ये क्या काम करते हैं, इतना ही मीनिंग तुमको पता होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अभी बात करते हैं थोड़ा बुक के अकॉर्डिंग, थोड़ा चलते हैं एंड थोड़ा हिस्ट्री को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, राइट। सी, पहले के टाइम पे, अर्लियर, अर्लियर मतलब 1990s की उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्लियर देयर वर 23 स्टॉक एक्सचेंजेस, कितने, 23 स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस। आज कितने स्टॉक एक्सचेंज है, सिर्फ दो, एनएससी एंड बीएससी। बट पहले के टाइम पे कितने थे, 23 स्टॉक एक्सचेंजेस थे, हर मेजर सिटी के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज था करके। जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मैं जैसे जयपुर में हूँ, यहाँ पे भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज। ये सब के इतने सारे करके वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस पहले के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है ना। बट जब भी एनएससी आया था, जब एनएससी आया था तब क्या ना, वो नई टेक्नोलॉजी लेके आया था, इलेक्ट्रॉनिक, इसने शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग अलाउ किया था, क्योंकि उससे पहले सब फिजिकल बाइंग एंड सेलिंग होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये बाकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए एंड वो बंद हो गए। आज के टाइम पे सिर्फ दो ही बचे, एनएससी एंड बीएससी। बीएससी क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था एंड उसने टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट किया एंड आज के टाइम पे वो भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो पहले कितने 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। तो दो टाइप के आपको स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलते हैं। पहला तो तुम्हारा रहेगा रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल, एंड दूसरा तुम्हारा रहेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नाउ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं, अपने बुक के अंदर है इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं इसको। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड होता है, एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड, इज लिमिटेड। कैसे, जैसे कि अपना देखो तुम, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज है तो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत लिमिटेड रहता था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पहले के टाइम पे फिजिकल शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता था ना, तो सिर्फ जयपुर के लोग यहाँ पे क्या कर पाते थे, बाइंग एंड सेलिंग कर पाते थे। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज वहां पे सिर्फ कलकत्ता के लोग ही क्या कर पाते थे, बाइंग एंड सेलिंग कर पाते थे। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि पहले कोलकाता नहीं था, पहले कलकत्ता नाम था इसका, राइट। आज जैसे तुम देखोगे अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बट आज तो नाम मुंबई है ना, पहले नाम बट उसका बॉम्बे था, तो वो नेम उन्होंने सेम ही रखे थे। तो इन रीजनल स्टॉक एक्सचेंज इनका क्या होता है, एरिया ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड होता है, सबसे मेन तो इसके अंदर यही पॉइंट है, राइट। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, नेशन वाइड,
नेशन वाइड ट्रेडिंग होता है यहाँ पे, मतलब पूरे देश में से तुम कहीं से भी क्या कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन तो यही डिफरेंस होता है रीजनल एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तुम देखोगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी तो आएगा ही। एनएससी वाज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द इंडिया, जो कि स्टार्टिंग से क्या था, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था, मतलब ऑल ओवर इंडिया तुम कहीं से भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते थे। बट मेरे को एक बात बताओ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? इस चीज का जवाब सोचो जरा करके। सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ना आज के टाइम पे इट इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बट नेम से तुमको लगता होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब सिर्फ बॉम्बे में इसका बाइंग एंड सेलिंग होता था। तो इसका लॉजिक क्या ना, कि पहले के टाइम पे, जब वो पुराने टाइम पे ये क्या था, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज था, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग बॉम्बे के अंदर ही होता था, राइट। बट टाइम के साथ जैसे जैसे इसने खुद को अपडेट किया, नया टेक्नोलॉजी लेके आया, आज के टाइम पे ये भी क्या है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। बट तुम्हारी बुक के अंदर जैसे मैंने बोला, बीएससी के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज तुम्हारा बुक एनएससी ने बनाया, बीएससी उसका कॉम्पिटिटर है करके, ठीक है। तो इसका बीएससी का तुमको कहीं पे भी नाम देखने को नहीं मिला। बट हम तो ऑफकोर्स समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। ये आई थिंक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन तुमको पता होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज अपने इंडिया में कितने हैं? दो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ना। अभी इसके अंदर ये तुमको पता है। सेकंड, अब ये करते क्या है, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है, किसका? मेनली शेयर्स का यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है। बट अदर देन शेयर्स, यहाँ पे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, ईटीएफ्स, इन सब का भी बाइंग एंड सेलिंग होता है, करेक्ट। बुक के अकॉर्डिंग कितने अपने स्टॉक एक्सचेंज है? दो। दो टाइप्स के स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल एंड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जिनका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, लिमिटेड, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन रहता है। एक बार बुक से रीड करते हैं। सी, बुक के अंदर तुम्हारा एक लीगल टेक्निकल डेफिनेशन दे रखा है। 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑफ कोर्स काम का चीज है। 11th वाले तुम खाली समझ के चलोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी, देखो यहाँ पे क्या देगा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये एक एक्ट है जिसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है उसका डेफिनेशन दे रखा है, उसको रीड करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज एज एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये एक्ट क्या बताता है, डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज एज एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in securities। देखो यहाँ पे वर्ड इन्होंने क्या यूज किया, सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया, सिर्फ शेयर्स वर्ड यूज नहीं किया। वर्ड कौन सा यूज किया? सिक्योरिटीज। क्यों? बिकॉज यहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ईटीएफ्स, इन सब का भी तो बाइंग एंड सेलिंग होता है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कलेक्टिव वर्ड यूज क्या करता है, सिक्योरिटीज वर्ड यूज करता है। इन सभी मेरे को इंस्ट्रूमेंट्स को कलेक्टिवली रेफर करना, तो मैं कौन सा वर्ड यूज करता हूँ? सिक्योरिटीज वर्ड यूज करता हूँ। आई होप आपको यहाँ पे सिक्योरिटीज वर्ड क्यों यूज किया इंस्टेड ऑफ जस्ट शेयर्स, क्लियर है? ठीक है। ठीक, अभी यहाँ पे ये वाला लाइन तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इसका क्या मतलब, ये जरा समझना। तुम स्टॉक एक्सचेंज को एक कंपनी बना के ये बाइंग एंड सेलिंग का काम कर सकते हो, और ये अदर देन कंपनी फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि होता था पहले के टाइम पे। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तुम देखोगे, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 1875 के अंदर से ये चल रहा है, कितना? 1875 से चल रहा है। आज के टाइम पे मोर देन 150 साल हो गए इसको, स्टॉक एक्सचेंज को चलते हुए, ठीक है। तो पहले के टाइम पे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, कोई कंपनी नहीं था करके, ठीक है। आज के टाइम पे तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। बट पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, जो स्टॉक ब्रोकर्स हुए थे वही आपस में मिलके क्या करते थे, इस पूरे सॉरी, स्टॉक ब्रोकर्स जो हुआ करते थे वही मिलके क्या करते थे, पूरे स्टॉक एक्सचेंज को रन करते थे, वही स्टॉक एक्सचेंज को ऑन करते थे, वही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, सब कुछ उन्हीं को काम करता था। जो भी प्रॉफिट होता था स्टॉक एक्सचेंज का, वो मेंबर्स आपस में बांट लेते। बट आज के टाइम पे ऐसा है क्या? नहीं। आज के टाइम पे कैसा सिचुएशन है, एक कंपनी बनाया एंड वो उसकी कंपनी के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे आज के टाइम पे जो ओनरशिप है स्टॉक एक्सचेंज का, वो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का शेयर्स खरीद के उसका ओनरशिप ले सकते हैं। तो बस यही यहाँ पे पॉइंट है। स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है कि आप इनकॉर्पोरेटेड हो, मतलब कंपनी बना के स्टॉक एक्सचेंज चल रहा हो करके, इनकॉर्पोरेटेड नहीं भी हो सकता है, जैसे कि पहले हुआ करता था। पहले वो एक एसोसिएशन काम करता था करके, ब्रोकर्स एसोसिएशन, जो कि ये पूरा स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता था। आई होप इसका मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है, तो ये इन्होंने बताया, इन सब चीजों के अंदर आपको हेल्प करता है। आगे चलते हैं। Stock exchange could be regional stock exchange whose area of operation or jurisdiction is specified at the time of its recognition। जिसका और एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, स्पेसिफाइड, मतलब लिमिटेड रहेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी तुम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, नो, ठीक है। एंड जबकि नेशनल एक्सचेंजेस क्या होता है, विच आर परमिटेड टू हैव अ नेशन वाइड ट्रेडिंग सिंस इंसेप्शन। स्टार्टिंग से क्या होता है, इनका नेशन वाइड ट्रेडिंग होता है। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वाज इनकॉर्पोरेटेड एज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी जो तुम्हारा है वो क्या, स्टार्टिंग से क्या है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, क्लियर है। बट मैंने बोला बीएससी भी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। आई होप आपको स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है
क्लियर होगा। 10th वालों को डेफिनेशन पे भी फोकस करना है, 11th वाले सिर्फ मीनिंग समझेंगे तो भी काम चल जाएगा। ना, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज इक्विटी या फिर शेयर क्या था। हमने बहुत बार डिस्कस किया कि ये इसका कंपनी का शेयर, रिलायंस का शेयर, टीसीएस का शेयर, इन्फोसिस का शेयर, ये सब शेयर हम डिस्कस करते हैं, राइट। ये इसका मीनिंग क्या होता है ये अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इक्विटी, पहली बात तो क्या बोल रहा है, इक्विटी बोल लो, शेयर बोल लो या फिर स्टॉक बोल लो, इन सब चीजों का मतलब सेम ही होता है, राइट। अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, इनसे तुमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इक्विटी बोल लो, शेयर बोल लो, स्टॉक बोल लो, सबका क्या मतलब होता है, सेम रहेगा ना। इसको अभी समझते पहले यहाँ पे, ठीक है। टॉपिक का हेडिंग यहाँ पे आप डाल सकते हो कि व्हाट इज शेयर, क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, या फिर आप इसको इक्विटी बोल लो कि इक्विटी शेयर क्या होता है, ये सब समझते हैं करके, ठीक है। ये टॉपिक अपने को समझना है। सी, देखो, लेट्स अज्यूम कि हमने एक कंपनी स्टार्ट किया, एके लिमिटेड करके हमने कंपनी स्टार्ट किया, अभिषेक कासर लिमिटेड करके हमने एक कंपनी स्टार्ट किया, आज ही स्टार्ट किया गया, ठीक है। एंड इस कंपनी के अंदर मेरे को टोटल कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है। कितने पैसे चाहिए मेरे को, 10 लाख रुपीज मेरे को टोटल इस कंपनी के अंदर रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, जो 10 लाख रुपीज मेरे को चाहिए, इसको मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता हूँ। इसको क्या करता हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूँ। अभी क्यों बांट रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ। लेट्स से 10-10 रुपए के 10 रुपी ईच, 10 ईच, 10 लाख रुपए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 10-10 रुपए के टुकड़ों में बांट दे रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे, 1 लाख टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 1 लाख टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। हर एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, एक शेयर बोलेंगे। हर एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, एक शेयर बोलेंगे। अगेन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरे को ये कंपनी स्टार्ट किया मैंने एक के लिमिटेड करके, जिसके अंदर मेरे को 10 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है। ये मेरे को 10 लाख रुपीज, ये मेरे को कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब बिजनेस के अंदर कितना पैसा चाहिए उसको बोलते हैं कैपिटल। 10 लाख रुपीज मेरे को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 10 लाख रुपीज को 10-10 रुपए के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूँ, ठीक है। 10-10 रुपए के छोटे टुकड़े करता हूँ, टोटल कितने टुकड़े होंगे, 1 लाख टुकड़े होंगे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। हर एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, एक शेयर बोलेंगे। तो टोटल मेरे पास अभी कितने शेयर हो जाएंगे, 1 लाख शेयर हो जाएंगे। ये एक्चुअल में इसी तरीके से होता है करके ना। अभी समझो ऐसा होता क्यों है। देखो, अपने जो एग्जाम्पल यहाँ पे तो बहुत छोटा अमाउंट ले रहे हैं, क्योंकि 10 लाख रुपए। एक्चुअल में जब कंपनी स्टार्ट होती है तो हो सकता है वहां पे करोड़ों रुपए की आपको क्या हो, नीड होगी, ठीक है। एंड बिकॉज आपको करोड़ों रुपए चाहिए, कोई 1-2% देना थोड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं। तो अभी थोड़ा इजी तरीके से हम पैसा उठा सके, राइट, किसी 1% से बहुत सारा पैसा उठाने की जरूरत नहीं पड़े। तो हमने क्या किया, टोटल जो अपने को पैसा चाहिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, ताकि पैसा उठाना ईजी हो, करे। कोई मान लो कि 1% तो अपने को 10 लाख रुपए दे नहीं सकता। अपने जस्ट एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे थोड़ा समझो करके अज्यूम करते हैं 1% के पास 10 लाख रुपए नहीं है। बिकॉज हमने क्या किया, 10-10 रुपए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पर्सन जितना भी पैसा देगा उसके अकॉर्डिंग उसको शेयर दे देंगे। लेट्स से कि एक पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, 10,000 रुपीज दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा वो पर्सन कितना दे सकता है, 10,000 रुपीज दे सकता है। तो हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको हम क्या करेंगे, 10-10 रुपए के हमारे पास तो टुकड़े हैं, तो तुम 10,000 दोगे तो उसके बदले में हम तुमको 1,000 शेयर दे देंगे, ठीक है। 10,000 रुपीज दे दो, उसके बदले में हम तुमको क्या करेंगे, 1,000 शेयर दे देंगे, राइट। इस तरीके से इसका यूज आता है। शेयर्स का मतलब तुमको समझा। टोटल जो तुम्हारा बिजनेस के अंदर पैसा होता है उसको हम क्या करते हैं, जो इनिशियल स्टेज पे जो पैसा चाहिए होता है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। हर एक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, एक शेयर बोलते हैं। हर एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, एक शेयर बोलेंगे ना। अभी मेरे को एक बात समझो यहाँ पे, जो 10 रुपए के मैंने टुकड़े किए 10-10 रुपए के, जो अभी ये क्या है, जो हर एक शेयर एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर उसका प्राइस लिखा जाता है। उसके ऊपर इसका प्राइस क्या लिखूंगा, 10 रुपए लिखूंगा प्राइस, ऑफकोर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब क्या था, जो शेयर की सर्टिफिकेट के ऊपर प्राइस लिखा होता है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, राइट ना। अभी एक और कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे करके। मैंने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया, टोटल 10 लाख रुपीज। मतलब मैंने बिजनेस में क्या किया, 10 लाख रुपीज लगाया। तो अब बिजनेस का ओनरशिप 100% किसके पास में, मेरे पास में, करेक्ट। बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीज लगाया, 100% ओनरशिप किसके पास में, मेरे पास में, ठीक है। तो टोटल जो 1 लाख शेयर है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं 10 लाख रुपए को। मतलब कि किसी पर्सन को यदि मेरे बिजनेस के अंदर ओनरशिप चाहिए तो उसको क्या करने पड़ेंगे, शेयर्स को खरीदना पड़ेगा। शेयर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो किसी इंसान के पास में आउट ऑफ टोटल 1 लाख, टोटल कितने शेयर है, 1 लाख है। इसमें से मान लो किसी के पास क्या है, 50,000 शेयर है। 1 लाख में से क्या किसी के पास 50,000 शेयर है। क्या इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ उस इंसान ने मेरे को 5 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि एक शेयर का प्राइस 10 रुपए, उसके पास 50,000 है तो उसने टोटल 5 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया। क्या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, यदि उसके पास 50,000 शेयर है आउट ऑफ टोटल 1 लाख शेयर, तो वो बिजनेस का मेरा 50% ओनर हो गया। ये सुनो, है कि नहीं है। तो इसी तरीके से ये काम करता है। तुम्हारे पास जितने शेयर रहेंगे
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुम उसके उतने हिस्से के ओनर बन जाओगे, right? एक शेयर है तुम्हारे पास तो उस एक कंपनी का जो पूरा एक छोटा सा हिस्सा के तुम क्या बन जाओगे, ओनर बन जाओगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। रिलायंस का जो केस है करके, रिलायंस कंपनी का एग्जांपल लेकर, उस कंपनी ने जो अपने स्टार्टिंग के अंदर कंपनी बनाया था करके, उसके अंदर भी उन्होंने फेस वैल्यू कितना रखा था, 10 रुपए रखा था। कितना, 10 रुपए। आज भी इसका फेस वैल्यू क्या, 10 रुपीज है करके, रिलायंस कंपनी का ना, इसका शेयर का फेस वैल्यू कितना, 10 रुपीज। अब उसके केस में कंपनी में तुमको पता है कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, रिलायंस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पता है कितने, 1350 करोड़। कितने शेयर्स है, 1350 करोड़ शेयर्स है उस एक कंपनी के अंदर करके, राइट। यदि तुम रिलायंस के 2-4 शेयर खरीद लेते हो तो तुम भी क्या बन जाओगे, उस कंपनी के छोटे से ओनर बन जाओगे। बट तुम्हारे पास कितने शेयर्स है, 1350 करोड़ टोटल शेयर्स है, उसमें से सिर्फ 3-4 शेयर्स तुम्हारे पास है, राइट। तो इतने से छोटे, तुम्हारे पास 0.0000% 1% ओनरशिप, इतना छोटा ओनरशिप आएगा, राइट। तो इस वजह से क्या है ना, तुम यदि रिलायंस कंपनी में जाके बोलते हो कि यार रिलायंस कंपनी के मेरे पास शेयर है करके, तो मैं भी उस कंपनी का ओनर हुआ, तो मेरे को यहाँ पे बैठने दो, अब मैं चलाऊंगा रिलायंस कंपनी, अंबानी जी को हटाओ करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम तो इतने छोटे से ओनर हो करके, एंड अंबानी जी उनके पास कितने, इस कंपनी के 50-55% उनके पास में है करके, राइट। मेजोरिटी ऑफ ओनरशिप किसके पास में, उनके पास में। इसके लिए वो कंपनी को रन करेंगे। हालांकि तुमने भी थोड़े शेयर्स परचेज किए, तुम भी क्या बन जाओगे, कंपनी के छोटे से ओनर बन जाओगे, बट तुम उसको कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारे पास शेयर्स क्या है, बहुत कम है, तुम्हारे पास ओनरशिप क्या है, बहुत कम है, ठीक है ना। जिसके पास ज्यादा ओनरशिप रहेगा वही तो उसके डिसीजन लेगा करके ना। अभी जो हर एक शेयर है, तुम शेयर लेते क्या बनते हो, तो कंपनी का ओनर बनते हो। कंपनी का ओनर बनते हो तो तुमको क्या मिलता है, दो राइट्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे, दो राइट्स मिलेंगे, राइट। तुम शेयर परचेज करते हो, तुमको क्या मिलेंगे, दो राइट्स मिलते हैं। पहला तो तुमको जो ओनर होता है उसके पास क्या राइट होता है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको अपने पास लेके जाने का राइट उसके पास रहता है। ओनर के पास क्या राइट रहेगा, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसका हिस्सा लेना, वो उसके पास एक राइट रहता है। तो जो प्रॉफिट का जो हिस्सा लेना, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे, डिविडेंड, ठीक है। तो पहला राइट तो क्या मिलता है, डिविडेंड का राइट मिलता है, मतलब प्रॉफिट में से तुम हिस्सा ले सकते हो, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। दूसरा, तुमको यहाँ पे शेयर परचेज करते हो तो राइट क्या मिलता है, वोटिंग का राइट मिलता है। क्या, वोटिंग का राइट मिलता है। वोटिंग का राइट क्या होता है, ये समझो जरा। हर एक शेयर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक शेयर को रिप्रेजेंट करता है। वन शेयर इक्वल्स टू वन वोट करके, राइट। तुमने यदि क्या कर रखे, 5 शेयर खरीद रखे रिलायंस के, तो तुम्हारे पास क्या देंगे, 5 वोट्स आ जाएंगे, राइट। टोटल रिलायंस के अंदर शेयर कितने हैं, 1350 करोड़ शेयर है, राइट। मतलब टोटल कितने, 1350 करोड़ वोट्स रहेंगे करके, जिसमें से 5 वोट तुम्हारे। जब भी कंपनी में मेजर डिसीजन लिए जाते हैं तो वो वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है। तो जिसके पास जितने ज्यादा क्या रहेंगे, शेयर्स रहेंगे, उतने ज्यादा वो वोट उसके अंदर डाल पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है? जो भी ज्यादातर लोग बोलते हैं वो डिसीजन फाइनलाइज होते हैं। तुमको समझ आ जाएगा यहाँ पे शेयर्स का क्या मतलब होता है। शेयर्स के अंदर जो भी टोटल ओनरशिप होता है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। हर एक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, एक शेयर बोलते हैं, ठीक है? उस टुकड़े का एक वैल्यू होता है जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा था, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू बोलते हैं ना। अब हर एक तुम यदि शेयर परचेज करते हो तो तुम क्या बन जाते हो, कंपनी के छोटे से हिस्से के ओनर बन जाते हो, और उसके ऊपर तुमको दो राइट मिलते हैं, विच इज राइट ऑफ डिविडेंड एंड राइट ऑफ वोटिंग। अभी एक बात बताओ, मैंने तुमको यहाँ पे डिस्कशन में बोला था कि रिलायंस का जो शेयर है उसका आज के टाइम पे फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए करके, राइट। बट तुम आज रिलायंस का यदि प्राइस चेक करते हो, रिलायंस के एक शेयर का प्राइस कितना है, तो वो तो करीब क्या है, 1300 रुपए। 10 रुपए उसका क्या है, फेस वैल्यू है। बट आज के टाइम पे उसका प्राइस कितना चल रहा है, 1300 रुपए चल रहा है। ये जो 1300 रुपए, ये क्या है, मार्केट प्राइस है। ये क्या है, मार्केट प्राइस है। 10 रुपए ये प्राइस था जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब उसका प्राइस क्या था, 10 रुपए था करके। बहुत पुरानी बात करें, जब कंपनी स्टार्ट हुआ 10 रुपए उसका प्राइस था करके। बट धीरे धीरे क्या होता है, उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ता रहता है करके। क्यों बढ़ता है, बिकॉज कंपनी भी तो धीरे धीरे बढ़ रही है, कंपनी भी तो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो जो तुम्हारे पास जो एक शेयर ले रखा था किसी ने 10 रुपए पे, तो उसका आज एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1300 रुपए हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या होता है, बिजनेस बढ़ता है तो तुम्हारा शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो आज के टाइम पे मार्केट में चल रहा है 1300 रुपए, दिस इज मार्केट प्राइस। 10 रुपए इसका क्या है, फेस वैल्यू, जो कि सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है, करेक्ट। जो डिफरेंस है 1290 रुपए का, जो 1290 रुपए का डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम। फेस वैल्यू को जैसे मैंने बताया था एमआरपी की तरह इसको समझो, राइट। सर्टिफिकेट के ऊपर ये प्राइस लिखा है, इसको थिंक ऑफ इट एज एन एमआरपी ऑफ द शेयर। इसके ऊपर जो प्राइस चल रहा है करके, उसको हम बोलेंगे प्रीमियम। 10 रुपए इसका क्या हो गया, एमआरपी हो गया, फेस वैल्यू हो गया। अभी कितने पे चल रहा है, 1300 रुपए पे चल रहा है, तो डिफरेंस है 1290, इसको हम बोलेंगे प्रीमियम। आई होप तुमको शेयर्स क्या होते हैं क्लियर होएगा करके। मार्केट के अंदर आज तुम यदि शेयर खरीदने जाओगे रिलायंस का, तो तुमको 10 रुपए पे बिकेगा या फिर 1300 रुपए में, 1300 रुपए में बिकेगा। क्यों, क्योंकि 10 रुपए तो उसका स्टार्टिंग में प्राइस था जब कंपनी स्टार्ट हुआ था करके, राइट। बट आज के टाइम पे उसका प्राइस क्या है, 1300 रुपए। क्लियर है तुम लोगों को, यस। अभी आगे चलते हैं, अभी एक बार रीड करते हैं इसको। सी,
The total equity capital of the company is divided into equal units of small denomination, each called a share. ठीक है, क्या बोला? टोटल इक्विटी कैपिटल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये जो हमने पैसा चाहिए एग्जाम्पल के अंदर 10 लाख रुपए, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कंपनी के केस में बोलते हैं इसको इक्विटी कैपिटल बोल सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा जो टोटल इक्विटी कैपिटल है कंपनी का, उसको हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, और स्मॉल डिनोमिनेशन मतलब छोटे छोटे रुपए की डिनोमिनेशन में क्या करते हैं? इसको हम डिवाइड करते हैं। हमने यहाँ पे जैसे 10-10 रुपए के यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े किए, ये इस चीज को बोल रहा है। ईच इज कॉल्ड शेयर, हर एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? शेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कंपनी द टोटल इक्विटी कैपिटल कितना है? 2 करोड़ रुपए का टोटल इक्विटी कैपिटल कितना है? 2 करोड़ रुपए। हमने एग्जाम्पल में कितना लिया था? 10 लाख रुपए, जिसको तुमने डिवाइड किया इंटू 20 लाख यूनिट्स ऑफ 10 ईच, जिसको तुमने 20 लाख यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया ऑफ 10 ईच। Each such unit of 10 is called a share. Thus, the company is said to have 20 lakh equity shares of 10 each. The holder of such share are members or owners. जो भी ये शेयर्स होल्ड करेगा वो क्या हो जाएगा? मेंबर बन जाएगा, फिर ओनर बन जाएगा उस कंपनी का करके। मेंबर और ओनर सेम चीज है यहाँ पे, ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग एंड हैव वोटिंग राइट्स। ठीक है, तुम ओनर बन जाओगे क्या? 100% ओनर बन जाओगे कि नहीं? टोटल शेयर्स में से जितने तुम्हारे पास शेयर्स है उतने हिस्से की तुम क्या बन जाओगे? ओनर बन जाओगे। और तुम्हारे पास क्या रहेगा? वोटिंग राइट्स है। मैंने बोला हर एक शेयर के अंदर क्या मिलता है? एक वोटिंग राइट तुमको मिलता है, जो कि हमने एक फिक्शनल जो एग्जांपल था उससे भी समझा, रिलायंस के एग्जांपल से भी हमने ये चीज समझा। यहाँ पे बस एक चीज 10th वाले बच्चों ध्यान रखना कि तुम्हारे जो बुक दे रखे हैं इसमें एक्चुअली ये वाला जो अमाउंट है, ये इन्होंने यहाँ पे 3 करोड़ रुपए दे रखा है, विच इज रॉन्ग। इसको काट के 2 करोड़ रुपए कर देना, बिकॉज रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल में इसको 2 करोड़ को अज्यूम करते हुए लिखा है। राइट, तो जिसके पास 10th का बच्चा है तो वो प्लीज 3 करोड़ को काट के यहाँ पे 2 करोड़ रुपए लिख देना, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी सब चीज सेम है। ओके, आगे चलते हैं। तो आई होप तुमको इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ये क्लियर होगा। डन, आगे चले अभी इसमें। नेक्स्ट इज अपना डेट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज अपना डेट इंस्ट्रूमेंट। ना, डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये जरा समझो करके। डेट वर्ड का मतलब होता है लोन। डेट वर्ड का मतलब क्या होता है? लोन। लोन बोल रहे फिर कर्जा बोल लो, ये डेट वर्ड का मतलब। डेट वर्ड का मतलब क्या होता है? लोन बोल रहे फिर कर्जा बोल लो। कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको यूज करके कंपनीज या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लोन ले सकती है। वो इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? डेट इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे। वन मोर टाइम, डेट वर्ड का मतलब क्या होता है? लोन या फिर कर्जा। जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके तुम लोन ले सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनको यूज करके लोन ले सकते हो? जैसे कि तुम्हारा बॉन्ड्स हुआ, डिबेंचर्स हुआ। ठीक है, इनको यूज करके तुम क्या कर सकते हो? लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकते हो, राइट। बट तुमको शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना हो तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? जैसे ट्रेजरी बिल्स हुआ, कॉमर्शियल पेपर हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हुआ, एक्सेट्रा। ये सब क्या हो गए? शॉर्ट टर्म में लोन लेने के इंस्ट्रूमेंट हो गए। कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट, जिनको यूज करके तुम क्या कर सकते हो? लोन ले सकते हो। आई होप तुमको क्लियर होगा ना। Debt instruments represent a contract where one party lends money to another on a predetermined terms with regards to rate and periodicity of interest, repayment of principal amount by borrower to the lender. इस लाइन का सिंपल ये मतलब है कि डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन वो पर्सन जो कि लोन दे रहा है एंड वो पर्सन जो कि लोन ले रहा है, राइट। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर क्या रहेगा? इसको तुम ऐसा भी समझ सकते हो, एक सर्टिफिकेट होता है, राइट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी तुमको समझना। जिसके अंदर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा, कितने अमाउंट का लोन दिया जा रहा है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, राइट, कितना अमाउंट का लोन दिया जा रहा है, किसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, कितने टाइम बाद में लोन वापस चुकाया जाएगा करके, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखा रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। क्लियर रहेगा? अगेन, डेट इंस्ट्रूमेंट क्या रहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट जिनके अंदर प्री डिटरमाइंड टर्म्स के ऊपर लोन दिया जाएगा, और उसके टर्म्स क्या करेंगे? रेट इसके अंदर लिखा रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, पीरियोडिसिटी इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट कब कब मिलेगा। जनरली इंडिया के अंदर हर साल इंटरेस्ट मिलता है, राइट। समटाइम्स हर 6 मंथ के अंदर भी इंटरेस्ट मिलता है। रीपेमेंट ऑफ का प्रिंसिपल अमाउंट, ये जनरली क्या होता है? जब लेट से 5 साल का लोन, तो 5 साल खत्म होते तब तुमको प्रिंसिपल अमाउंट वापस दिया जाता है। आई होप ये क्लियर हो। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे सी, अभी यहाँ पे बॉन्ड एंड डिबेंचर के बीच में छोटा सा एक डिफरेंस बता रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आई थिंक तुम लोगों को क्लैरिफाई कर दिया था। बॉन्ड वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब गवर्नमेंट लोन लेती है तब हम वर्ड यूज करते हैं बॉन्ड। जब कंपनीज, ऐसे प्राइवेट कंपनीज लोन लेती है तब हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा? डिबेंचर। बाकी दोनों ही क्या लोन के इंस्ट्रूमेंट्स है, सेम काम होता है, दोनों के अंदर लोन लिया जा रहा है, इंटरेस्ट दिया जाएगा, बट दोनों के अंदर छोटा सा ये डिफरेंस है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। हालांकि प्रैक्टिकल पर्पस से हम दोनों को क्या मानेंगे? सेम ही वर्ड मानेंगे, अलग अलग ट्रीट नहीं करते। एक बार रीड करते हैं। In the Indian securities market, the term bond is used for debt instrument issued by the central or state governments
पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जिनको पीएसयू बोलते हैं करके, एंड द टर्म डिबेंचर्स इट इज यूज्ड फॉर द इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, जो प्राइवेट कंपनीज वो यदि करती है इशू लोन डेट इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बोलते हैं डिबेंचर। आई होप ये मीनिंग क्लियर होगा। अभी आगे चलते हैं कि अपना डेरिवेटिव्स क्या होता है। सी डेरिवेटिव्स क्या होता है, देखो वैसे तो डेरिवेटिव बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, क्योंकि 12th क्लास में तुम 2 डेडिकेटेड चैप्टर्स पढ़ते हो डेरिवेटिव्स के ऊपर, ठीक है। फिर भी डेरिवेटिव को मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि मैंने फर्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर डेरिवेटिव वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अपना वैल्यू किसी ना किसी दूसरी चीज से डिराइव करते हैं, ठीक है। इनको सिंपल लैंग्वेज में याद करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिकली बैटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, बैटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, मतलब कि शर्त लगाने के कॉन्ट्रैक्ट, गैम्बलिंग भी यहाँ पे डेरिवेटिव के अंदर होते हैं, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड मैनर में अंडरस्टैंडिंग का एक तरीका है बस, राइट। बैटिंग डेरिवेटिव क्या होता है, बैटिंग होता है, गैम्बलिंग होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था डेरिवेटिव के संबंध में, क्रिकेट मैच वाला एग्जांपल लिया था कि क्रिकेट मैच चल रहा है, उसके ऊपर तुमने शर्त लगाया, तो तुम्हारा जो शर्त वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या रहेगा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि अपना वैल्यू क्या करता है, किसी न किसी और चीज से अपना वैल्यू डिराइव कर रहा है। उस एग्जांपल में क्रिकेट मैच से अपना वैल्यू डिराइव करता है। यदि क्रिकेट मैच कैंसिल हो जाता है तो तुम्हारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई वैल्यू नहीं बचेगा। ये होता है डेरिवेटिव। बट आपने यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कोई क्रिकेट मैच वगैरह पे नहीं होता है। ये किसके ऊपर होता है, जो स्टॉक होता है, इंडिविजुअल शेयर प्राइस होती है, या फिर जो इंडेक्स होते हैं निफ्टी 50 सेंसेक्स, इनके ऊपर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। आई होप तुमको ये क्लियर होगा, राइट। अब इसको एक बार रीड करते हैं। डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट whose value is derived from value of one or more basic variables called underlying ठीक है। The underlying asset can be equity, index, foreign exchange, commodity or any other asset। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव वो एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि अपना वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम वन और मोर बेसिक वेरिएबल्स कॉल्ड अंडरलाइंग, अंडरलाइंग एसेट्स बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ इसने अंडरलाइंग वर्ड लिखा है, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट से अपना ये वैल्यू डिराइव करते हैं। नाउ अंडरलाइंग एसेट क्या क्या हो सकता है, इक्विटी मतलब कोई सी कंपनी का शेयर हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है जैसे निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, ये हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब किसी फॉरेन कोई करेंसी भी हो सकती है, इंडिया की करेंसी, यूएस डॉलर की करेंसी, अपना जापान की करेंसी येन, या फिर चाइना करेंसी युआन, इनके ऊपर भी तुम क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब बेसिकली तुम बेटिंग कर रहे हो कि ये इसका प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे भी पॉसिबल। कमोडिटी के अंदर भी तुम सेम कर सकते हो। कमोडिटी में क्या क्या जाएगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इन सब के ऊपर तुम ये डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी अदर एसेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे अपने एग्जांपल में हमने क्रिकेट मैच के ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ऐसा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव होता क्या, अल्टीमेटली शर्त लगाना है। शर्त तो तुम किसी भी चीज पे लगा सकते हो, कॉइन फ्लिप करो कि हेड आएगा टेल्स आएगा, उस पर तुम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। वेदर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्या बारिश होगी नहीं होगी, तो किसी भी चीज पे क्या किया जा सकता है, डेरिवेटिव को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। क्लियर है ना। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको, उससे पहले तुमको एक बिल्डअप देता हूँ, राइट। अब तक हमने क्या समझा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि बैटिंग के कॉन्ट्रैक्ट, गैम्बलिंग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ अंडरलाइंग एसेट होता है जिससे उसका वैल्यू डिराइव होता है। ये पर्पस हमने समझा। इससे बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज आया होगा और आना भी चाहिए कि क्या डेरिवेटिव एकदम सट्टेबाजी है, क्या क्या इसका कोई और यूज नहीं है क्या। तो इसका आंसर है कि यस, इसका और भी कुछ यूज है, प्योर सट्टेबाजी नहीं है, इसका और भी यूज है। वो यूज क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने क्या कर रखा है, रिलायंस के शेयर्स परचेज कर रखे हैं। क्या क्या मैंने, रिलायंस के शेयर्स परचेज करके, और किस प्राइस पे परचेज कर रखे, 1300 रुपए पे मैंने उसके शेयर्स को प्राइस को परचेज कर रखा है, राइट। नाउ मेरे को क्या डर लग रहा है कि अब ये जो वॉर चल रहा है ये आगे और कंटिन्यू रहेगा और इसका शेयर का प्राइस गिर जाएगा। मेरे को क्या डर लग रहा है, ये वॉर जो चल रहा है ईरान इसराइल और यूएस के बीच में, ये वॉर और आगे कंटिन्यू चलेगा और मेरे शेयर के प्राइस और गिर सकता है। मैंने क्या कर रखा है, शेयर खरीद रखे, मेरे को डर लग रहा है शेयर का प्राइस गिर सकता है बिकॉज ऑफ वॉर। बट कोई दूसरा पर्सन है उसको क्या लग रहा है कि इसका शेयर का प्राइस गिरेगा, इसका शेयर का प्राइस क्या होगा, गिरेगा। अब ये शेयर प्राइस बढ़ने वाला, क्यों, बिकॉज उसको लग रहा है कि अभी वॉर नहीं होएगा, ये जो सीज फायर हुआ ये फाइनल है, अभी इसका प्राइस बढ़ेगा, ऐसा उसको लग रहा है, राइट। तो हम दोनों क्या करेंगे, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, डेरिवेटिव का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, बैटिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि शेयर का प्राइस गिरने वाला है, वो बोल रहा है शेयर का प्राइस बढ़ने वाला। ना यदि एक्चुअल में शेयर प्राइस गिरता है, लेट्स से 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन रखा, 1 महीने बाद में हमने डिसाइड किया क्या हुआ, लेट्स से कि एक्चुअल में शेयर प्राइस गिर गया, 1300 से क्या हो गया, 1200 रुपए शेयर प्राइस हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि शेयर प्राइस गिरने वाला, तो मैं शर्त जीत गया यहाँ पे बेसिकली। तो वो सामने वाला पर्सन मेरे को क्या करेगा, 100 रुपए का यहाँ पे पैसा मेरे को देगा क्योंकि मैं शर्ट जीता हूँ, राइट। बट बिकॉज शेयर प्राइस क्या हो गया, 1300 से 1200 रुपए हो गया, तो जो शेयर मैंने खरीद के रखे थे वहां पे मेरे को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तुमको समझा। जो शेयर मैंने खरीद रखे थे किस वैल्यू पे, 1300 रुपए, वो गिर के आज कितने हो गए, 1200 रुपए।
वहां पे मेरे को 100 रुपए का नुकसान हुआ, बट मैंने इसके ऊपर शेयर के ऊपर क्या किया था, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करा था, एक शर्त का कॉन्ट्रैक्ट करा था, जहां पे मैंने क्या किया कि यदि गिरा तो मेरे को फायदा होना चाहिए, तो वहां पे एक्चुअल में गिरा तो वहां पे मेरे को 100 रुपए का फायदा हुआ। तो एक्चुअली यहाँ पे नेट नेट क्या हुआ, शेयर मार्केट में मेरे को 100 रुपए का नुकसान हुआ, बट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को 100 रुपए का फायदा हुआ। अभी नेट रिजल्ट क्या रहा, जीरो। मतलब मेरे को यहाँ पे रिस्क मेरा खत्म हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे मेरे को रिस्क यही तो था कि शेयर गिर गया तो नुकसान हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी शेयर गिर गया तो मेरे को नुकसान हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। रिस्क मेरा यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का एक और यूज होता है जिसको हम बोलते हैं हेजिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेजिंग बोलते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का एक और यूज क्या होता है, हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है, रिस्क के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्ट करना। वन मोर टाइम रिपीट कर रहा हूँ, हेजिंग वर्ड का मतलब क्या था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। यहाँ पे चाहिए तो लिख लेना, हेजिंग वर्ड का यहाँ पे सिंप्लीफाइड मीनिंग क्या रहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, ये लिख लेना, बिकॉज एजिंग वर्ड का तुमको मीनिंग क्लियर है। किस तरीके से यहाँ पे अपने रिस्क को खत्म कर रहे हैं, तुमको समझा क्या। लेट्स से कि उल्टा सिचुएशन होता करके, राइट। शेयर प्राइस क्या होता, 1300 से बढ़ के 1400 रुपए हो जाता करके, तो यहाँ पे शेयर मार्केट में मेरे को क्या होता, 100 रुपए का फायदा होता, बट यहाँ पे मेरे को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता, नुकसान हो जाता। बट अगेन नेट नेट मेरे को कुछ घाटा या फिर फायदा हुआ क्या, नहीं। क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज ही तुमको रिस्क से प्रोटेक्ट करेगा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं बोलता कि तुमको कुछ फायदा करवाएंगे, बस ये बोलता है कि तुमको नुकसान से बचा लेंगे। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का यूज है, राइट। सेम इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, शेयर के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर, करेंसी के ऊपर, कमोडिटी के अंदर, दोनों पर्पज से इसको यूज कर सकते हो। स्पेकुलेशन पर्पज के लिए भी और हेजिंग पर्पज से भी यूज कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया था तो इसका मेन पर्पज ये था कि हेजिंग के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया था, ताकि लोग खुद की रिस्क को थोड़ा क्या कर सके, खत्म कर सके, अपनी रिस्क को कम कर सके। ये इसका मेन पर्पज था। बाद में लोग इसको एज अ स्पेकुलेशन भी यूज करने लगे। और आज के टाइम पे क्या ज्यादा स्पेकुलेशन होता है या फिर हेजिंग होता है, तो आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली ज्यादा हेजिंग होता है। 2/3 ऑफ द ट्रांजेक्शन आज के टाइम पे क्या होता है, ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन होता है, सट्टेबाजी वाला ट्रांजेक्शन होता है। थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन आज भी क्या होता है, हेजिंग पर्पज के लिए होते हैं। अब इसको यहाँ पे रीड करते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इनिशियली इमर्ज एज हेजिंग डिवाइसेस अगेंस्ट फ्लक्चुएशंस इन कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी की प्राइसेस क्या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती थी, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, साथ साथ में जो फूड आइटम्स थे करके, राइट, उनकी भी प्राइसेस क्या होती थी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती थी। उसके अगेंस्ट में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, डेरिवेटिव के इंस्ट्रूमेंट्स को लेके आए करके, ठीक है। देखो इनके अंदर भी कैसे सेम तरीके से प्रोटेक्ट होता है। तुमने मान लो गोल्ड खरीद के रखा है, ठीक है, और तुमको लग रहा है कि इसका प्राइस क्या हो सकता है, कि बढ़ सकता है करके या फिर गिर सकता है, जो भी तुमको लग रहा है, और उसके अगेंस्ट में तुमको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, तो तुम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली बेटिंग कर सकते हो, राइट, ताकि वो तुमको यहाँ पे प्रोटेक्ट करे। एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह फायदा होगा। इस तरीके से नेट नेट तुमको क्या होगा, जीरो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। Done. Now, derivative products initially emerged as hedging devices against fluctuation in commodity prices, and commodity-linked derivatives remained sole form of products for almost 300 years. 300 साल तक सिर्फ और सिर्फ क्या, कमोडिटी डेरिवेटिव्स चलते थे, और कोई टाइप ऑफ डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं था। आज के टाइम पे तो कमोडिटी, शेयर, इंडेक्स, हर चीज के ऊपर डेरिवेटिव अवेलेबल है। दी फाइनेंशियल डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव का मतलब जो शेयर्स के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर जो डेरिवेटिव बनते हैं, फॉरेक्स के ऊपर डेरिवेटिव बनते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव बोलते हैं। came into spotlight in post 1970s। 1970s के बाद में ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स थोड़े पॉपुलर हो गए, राइट। ड्यू टू ग्रोइंग इनस्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे, लोगों को रिस्क हो रहा था, तो ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए। However, since their emergence, these products have become very popular, and by 1990s, they accounted for 2/3 of the total transaction in the derivative market। आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल तुम्हारे डेरिवेटिव्स है, शेयर्स के ऊपर, अपने ये इंडेक्स के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर, ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और जो टोटल ट्रांजेक्शन होते हैं डेरिवेटिव के अंदर, उनके 2/3 ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल डेरिवेटिव से रिलेटेड होते हैं। आई होप तुमको डेरिवेटिव क्लियर रहेगा, राइट। दो तीन चीजें बेसिक ध्यान रखने वाली है। पहला तो तुमको समझना, तो इसका क्या बेटिंग वाला हमेशा माइंड में रखना, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा, राइट। दूसरा, इसका वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है। थर्ड थिंग, इसका सिर्फ स्पेक्युलेटिव यूज नहीं होता, इसको तुम हेजिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। हेजिंग वर्ड का मतलब क्या था, रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, दैट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग। हेजिंग तुम कोई बेनिफिट लेने के लिए यूज नहीं करते हो, बस रिस्क को प्रोटेक्ट करेगा, तुमको नुकसान नहीं होने देगा, फायदा भी नहीं करेगा, नुकसान भी नहीं होने देगा, सेम पोजीशन पे तुमको रखेगा। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का यूज है। अभी आगे चलते हैं, राइट। थोड़ा सा और ये आई थिंक म्यूचुअल फंड वाला टॉपिक कर लेते हैं। चलो ठीक है, दो तीन छोटे छोटे टॉपिक से फटाफट से निपटा दे। म्यूचुअल फंड हालांकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, बेसिकली ये वो कंपनीज होती है जो कि इन्वेस्टर लोगों से पैसे लेती है
और उसको आगे चल के इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर। शेयर मार्केट में हमने अलग अलग टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की स्कीम बनी रहती है, या फिर हाइब्रिड मोड भी हो सकता है, थोड़ा पैसा शेयर्स के अंदर डाला, थोड़ा पैसा डिबेंचर्स बॉन्ड्स इनके अंदर डाला। इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है, और ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा कमीशन तुम लोगों से चार्ज करते हैं म्यूचुअल फंड वाले करके, राइट ना। म्यूचुअल फंड में तुम इन्वेस्ट करते हो तो उसके बदले में तुमको एक क्या देते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट देते हैं। क्या करते हैं, जब तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये कम म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, तुमको म्यूचुअल फंड यूनिट्स देते हैं। म्यूचुअल फंड में कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिन लोगों के पास शेयर मार्केट और ये जो फाइनेंशियल मार्केट से इसका नॉलेज नहीं है, या फिर जिसके पास नॉलेज है बट उसके पास टाइम नहीं है बेचारे के पास में, ये लोग क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को यूज कर सकते हैं। तो ये अपना इतना ही म्यूचुअल फंड के बारे में पता होना चाहिए, बट एक बार रीड करते हैं। Mutual fund is a body corporate registered with the SEBI that pools money from individual or corporate investors and invest the same in variety of different financial instruments or securities, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुआ, बॉन्ड्स हुआ, डिबेंचर्स हुआ, ये सब इसका काम होता है। ये क्या करता है, पहली बात तो यहाँ पे क्या है, सेबी के पास में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। मतलब क्या है, जितने भी म्यूचुअल फंड तुमको देखने को मिलते हैं, निप्पॉन म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, तुम्हारा मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, ये जितने भी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है आज के टाइम पे, सबको क्या होना होता है, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है, राइट। खुद की मन मर्जी से तुम ऐसा म्यूचुअल फंड स्टार्ट नहीं कर सकते, सेबी के पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, ये म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया कि ये लोग पैसा देते हैं, फिर ये म्यूचुअल फंड वाला आगे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ये लाइन यहाँ पे बोला है। आगे चले, mutual fund can thus be considered as financial intermediaries in the investment business that collect funds from the public and invest on behalf of the investor. इनको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है 10th क्लास में। इनको म्यूचुअल फंड को तुम फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बोलते हो, जो कि लोगों से पैसे कलेक्ट करती है और आगे इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड इशू यूनिट्स टू द इन्वेस्टर। जब तुम म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड वाले तुमको क्या देते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स देते हैं। क्या देते हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स देते हैं, ठीक है। द एप्रिसिएशन ऑफ द पोर्टफोलियो और द सिक्योरिटीज इन विच द म्यूचुअल फंड has invested the money leads to an appreciation in the value of the investment held by the investors। ये बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुमने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, उसके बदले में म्यूचुअल फंड वाले तुमको क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स देंगे। एंड म्यूचुअल फंड वाले खुद क्या करते हैं, तुम्हारे पैसे लेके आगे कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। नाउ म्यूचुअल फंड वाले ने तुम्हारे जो पैसे आगे इन्वेस्ट किए, लेट्स से शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट किए, उनका यदि वैल्यू बढ़ रहा है तो तुम्हारे को जो यूनिट्स मिले उनका भी वैल्यू बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, बिकॉज ये दोनों आपस में लिंक्ड होता है। जो यूनिट्स का वैल्यू होता है वो एक्चुअल में कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन जो तुम म्यूचुअल फंड वालों ने जो इन्वेस्टमेंट किया ना, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो यदि म्यूचुअल फंड ने जहां पे पैसा इन्वेस्ट किया है वो यदि ग्रो कर रहा है तो तुमको जो यूनिट्स मिले वो भी तुम्हारे क्या देंगे, साथ साथ में ग्रो करते रहेंगे। ये इसका बेसिक मीनिंग है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। The investment objective outlined by the mutual fund in its prospectus are binding on the mutual fund scheme. See, mutual fund के अंदर जैसे मैंने बोला अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड अवेलेबल होते हैं, एंड हर एक म्यूचुअल फंड का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि सब लोगों को पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाता है उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो वो जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव बताया उसके अकॉर्डिंग इनको इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई म्यूचुअल फंड बोलता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना, छोटी कंपनीज के अंदर हम रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं करते, तो इनको अपने ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। इस टाइप के म्यूचुअल फंड को हम क्या बोलते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। इसके अलावा सो मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड सबके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड उनको वो फॉलो करना होता है। नाउ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई द क्लास ऑफ सिक्योरिटीज अ म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट इन। मतलब ऑब्जेक्टिव में क्या, कौन से टाइप ऑफ सिक्योरिटी में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो वो बताया जाता है। Now, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन वेरियस एसेट्स क्लासेस, जैसे कि इक्विटी हुआ, बॉन्ड्स हुआ, डिबेंचर्स हुआ, कॉमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सब के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। द स्कीम्स ऑफर्ड बाय द म्यूचुअल फंड्स वेरी फ्रॉम फंड टू फंड। फंड टू फंड मतलब कि जैसे मैंने नाम बताया कुछ म्यूचुअल फंड्स के, पॉपुलर म्यूचुअल फंड, जैसे कि अपना निप्पॉन म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर बहुत चलता है, क्वांट म्यूचुअल फंड, अपना एचडीएफसी का भी एक म्यूचुअल फंड है करके, राइट, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। ये सब म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या अलग अलग स्कीम्स होती है। जरूरी नहीं है कि हर एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या करे, सेम ही स्कीम्स ऑफर करे। अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग स्कीम्स ऑफर तुमको कर सकता है, बट उनको सेबी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, बस ये एक पॉइंट है। ओके, नाउ आगे चले। सम आर प्योर इक्विटी, कुछ स्कीम होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर इक्विटी मतलब सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे। अदर्स आर मिक्स्ड ऑफ इक्विटी एंड बॉन्ड्स, कुछ ऐसी स्कीम्स होती है जहाँ पे थोड़ा इक्विटी में इन्वेस्ट करे, थोड़ा बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करे, डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करे। इस टाइप की भी स्कीम्स हो सकती है। Investors are given the option of getting dividends which are declared periodically by the mutual fund or to participate only in the capital appreciation of the scheme। यहाँ पे देखो,
दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड वालों को प्रॉफिट होएगा, बेनिफिट होएगा, वो तुमको क्या करेंगे, अपना बेनिफिट तुमको देंगे। वो बेनिफिट जो तुमको देंगे उसको हम बोलते हैं क्या, डिविडेंड देना, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड देना। पहला तरीका क्या होगा, जहाँ पे म्यूचुअल फंड तुमको डिविडेंड देता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि तुमको वहां पे डिविडेंड नहीं मिलता, बट क्या होता है, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करता है, तुमको जो यूनिट्स मिले उसका वैल्यू बढ़ता रहता है। इसको हम इस टाइप के म्यूचुअल फंड को हम बोलते हैं ग्रोथ म्यूचुअल फंड। आज के टाइम में प्रैक्टिकली जितने भी म्यूचुअल फंड है मोस्टली सारे के सारे कैसे हैं, ग्रोथ म्यूचुअल फंड है। मतलब वो तुमको डिविडेंड नहीं देंगे, बल्कि जो तुमको यूनिट्स मिले उनका वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसको हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिविडेंड नहीं मिलेगा बट तुम्हारा जो वैल्यू बढ़ रहा है यूनिट का, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे तुमने यूनिट, तुमको जो परचेज किया तो एक यूनिट लेट से 50 रुपए का मिला, टाइम के साथ में वो बढ़ के कितना हो गया, 70 रुपए हो गया, तो तुमको यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ, 20 रुपए का। जो 50 से 70 रुपए हुआ उसको हम बोलेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन। ये क्लियर है तुमको म्यूचुअल फंड वाला ना। अब आई नो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है करके, बट मैं चाहता हूँ ये दो टॉपिक छोटे छोटे यहाँ पे एक बार खत्म हो जाए करके, ताकि 10th क्लास का तो एटलीस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाए, 11th के लिए थोड़ा और इस चैप्टर के अंदर है करके, राइट। तो यहाँ पे एक बार इसको भी खत्म ही करते हैं, देन ही आज के लेक्चर को एंड करेंगे। नाउ टॉपिक इज व्हाट इज इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है ये जरा समझते, तुमने ये वर्ड सुने है क्या, निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, ये वर्ड तुमने सुने हैं क्या। तो ये बेसिकली क्या है, यदि तुमने सुने हैं राइट, आई बिलीव सेंसेक्स वर्ड तो सुना है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मार्केट्स के अंदर डिस्कस होता रहता है, न्यूज के अंदर भी बहुत ज्यादा, न्यूज़पेपर में भी बहुत आता है, राइट। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं, इनका यहाँ पे ये क्या है, इंडेक्सेस है। दोनों ये क्या है, इंडेक्सेस है। निफ्टी 50 क्या है, एनएससी का इंडेक्स है, एंड ये सेंसेक्स क्या है, ये बीएससी का इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ना, इंडेक्स होते क्या है, इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, एक जो शेयर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट होते हैं जो कि अलग अलग सेक्टर से उठाया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। तुमको पता है कि जो एनएससी अपना है ना, स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे कितनी कंपनीज लिस्ट है, करीब करीब 3-4 हजार कंपनीज वहां पे लिस्टेड है। कितनी, 3 से 4 हजार कंपनीज वहां पे लिस्टेड है। एंड सेम इज द केस विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे भी कितनी, 5-6 हजार कंपनीज वहां पे लिस्टेड है। मतलब इन इतनी कंपनीज का तुम शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, राइट। बट ये अभी देखो यहाँ पे इन सब कंपनीज को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने इंडेक्स बनाया। इंडेक्स के अंदर क्या रहेगा, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो निफ्टी की जितनी भी कंपनीज है उनमें से टॉप 50 कंपनीज को सेलेक्ट किया, वो भी अलग अलग सेक्टर से। वन मोर टाइम, इन्होंने क्या किया, इंडेक्स बनाया जिसके अंदर निफ्टी में जितनी भी कंपनीज है, 3-4 हजार कंपनी, उनमें से टॉप कंपनीज को सेलेक्ट किया, वो भी अलग अलग सेक्टर से। और कितनी टॉप कंपनीज को सेलेक्ट किया, 50 कंपनीज को सेलेक्ट किया। सेम काम इन्होंने किया, बीएससी वालों ने। इन्होंने क्या किया, जितनी भी इनके यहाँ पे कंपनीज लिस्टेड है उनमें से टॉप 30 कंपनीज को सेलेक्ट किया, वो भी अलग अलग सेक्टर से। इन्होंने कितना सेलेक्ट किया, 50, इन्होंने क्या किया, 30 कंपनीज को सेलेक्ट किया, वो भी अलग अलग सेक्टर से। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, सिर्फ ये 50 कंपनीज इस केस में, और इस केस में सिर्फ 30 कंपनीज तुमको ओवरऑल मार्केट का आइडिया दे देते हैं कि ओवरऑल मार्केट बढ़ रहा है या फिर गिर रहा है। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर से कंपनीज है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है करके, राइट। तो तुमको ओवरऑल मार्केट का यहाँ पे आइडिया मिल जाता है कि इनको देख के कि ये शेयर मार्केट बढ़ रहा है फिर गिर रहा है। क्लियर है क्या तुमको, ये होता है इंडेक्स का मतलब, राइट। ये दो जो इंडेक्स है, ये तो इंडिया के क्या हुआ, सबसे पॉपुलर इंडेक्स हुए थे, राइट। इनके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंडेक्स होते हैं, राइट। छोटी कंपनीज के लिए इंडेक्स बना लिया, बड़ी कंपनीज के लिए इंडेक्स बना लिया, मिड साइज मीडियम साइज कंपनीज के लिए इंडेक्स बना लिया। सेक्टर वाइज भी इंडेक्स होता है, जैसे बैंक का निफ्टी इंडेक्स, मैं तुमको बता देता हूँ। ये देखो, ये एनएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे देखो कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंडेक्स मिल रहे हैं। पहला जो इंडेक्स दे रखा है, थोड़ा जूम करते हैं, पहला जो टाइप ऑफ इंडेक्स दे रखा है विच इज निफ्टी 50। ये निफ्टी का क्या है, सबसे मेन इंडेक्स है जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। बट इसके अलावा देखो कितने सारे इंडेक्स है। निफ्टी 50 तो क्या टॉप 50 कंपनी होगा, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब अगली 50, अगली टॉप 50 कंपनी, फिर निफ्टी बैंक, मतलब क्या इसमें जो बैंकिंग इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनीज है वो सब इस इंडेक्स के अंदर रहेगा। इस इंडेक्स को देख के तुम पता लगा सकते हो बैंकिंग सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब कि जो फाइनेंस कंपनीज है उनके लिए यहाँ पे इंडेक्स बना लिया, जैसे कि अभी जियो ब्लैक रॉक करके एक फाइनेंस कंपनी है करके, राइट। तो अब इससे रिलेटेड और भी बहुत, मोतीलाल ओसवाल, ये सब क्या फाइनेंस कंपनीज है, इन सबको एक लिस्ट बनाया और उसके लिए इंडेक्स बना दिया, ये वाला करके, ठीक है। फिर निफ्टी मिड मिड कैप इंडेक्स करके, जहाँ पे मीडियम साइज कंपनीज को लेके एक इंडेक्स बना लिया, जिससे तुमको पता चलेगा कि जो मीडियम साइज कंपनीज है उनका क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, राइट। ये इंडेक्सेस का पर्पज होता है। इंडेक्स का मीनिंग तुमको बेसिक मीनिंग क्लियर है क्या। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि एक बेसिकली अलग अलग शेयर्स का हम एक लिस्ट बनाते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है कि तुमको एक ओवरऑल जो होता है उसका आइडिया देते हैं।
ठीक है। जैसे निफ्टी 50 है तो ये ओवरऑल मार्केट का आइडिया देता है। यदि मैंने निफ्टी बैंक का इंडेक्स की बात करता हूँ तो हमने क्या किया, सारा बैंकिंग कंपनीज के शेयर लिए, ये तुमको ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री का आइडिया देता है, राइट। जैसे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है तो वो क्या करता है, जिसके अंदर मीडियम साइज कंपनीज है वो लेते हैं, एंड वो क्या इंडेक्स क्या बताता है, जो भी मीडियम साइज कंपनीज है उनका ओवरऑल तुमको परफॉर्मेंस बताता है। ये इंडेक्स का काम होता है। क्लियर है क्या? अभी इसको थोड़ा रीड करते हैं। An index shows how a specified portfolio of share price is moving in order to give an indication of market trend. इसका क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड पोर्टफोलियो मतलब हमने यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ 50 शेयर्स लिए गए, राइट। इस केस में यहाँ पे सिर्फ 30 शेयर्स लिए, तो ये जो शेयर्स है ये तुमको पूरा क्या प्राइस मूवमेंट बताते हैं ऑफ ओवरऑल मार्केट ट्रेंड का। पूरा मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है इसका तुमको पूरा आइडिया दे देंगे। क्लियर है? एक बार वापस रीड करते हैं। इंडेक्स शोज हाउ अ स्पेसिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ शेयर प्राइसेस is moving in order to give an idea of market trends. It is a basket of securities. Basket मतलब एक bunch of securities, list of securities, and the average price movement in the basket of securities indicates the index movement. ठीक है, ओवरऑल इनका जो प्राइस मूवमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, इंडेक्स मूवमेंट उसको हम बोलेंगे। वेदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। द मेन इंडेक्स ऑफ एनएसई इज निफ्टी 50 एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा है, सेंसेक्स। बट इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स है जो हमने देखे थे। निफ्टी 50 इज अ वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक्स इंडेक्स, मतलब 50 कंपनीज के शेयर यहाँ पे हमने इंक्लूड किए फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, जो कि कितने 13 सेक्टर्स से यहाँ पे उठा उठा के हमने डाले। बिकॉज तुम देखो यहाँ पे रिलायंस क्या है, पेट्रोलियम सेक्टर से, जोमेटो भी इसमें इंक्लूड है जो कि तुम्हारा फूड इंडस्ट्री से करके, राइट। इन्फोसिस टीसीएस ये क्या आईटी सेक्टर से, सिप्ला और तुम्हारा डॉक्टर रेड्डी ये क्या क्या फार्मा इंडस्ट्री से आया करके, इस तरीके से अलग अलग जगह से उठा के इनको लेके आए हैं। इट इज यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस। इंडेक्सेस के पर्पस क्या है, स्पेसिफिकली इन दो इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 का एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनकी बात कर रहे हैं, राइट। इनके पर्पस क्या है, मैं तुमको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। पहला तो है क्या, बेंचमार्किंग फंड पोर्टफोलियोज। बेंचमार्किंग फंड पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, राइट। लेट्स से कि मैं बोलता हूँ मी एज एन इन्वेस्टर मैंने एक साल के अंदर 12% रिटर्न जनरेट किया बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके। मैंने क्या बोला, मैंने एक साल के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न जनरेट किया, 12% रिटर्न जनरेट किया। तो इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? मोस्ट ऑफ यू वुड से इट्स अ गुड थिंग। 12% रिटर्न जनरेट, इट्स अ गुड रिटर्न, राइट। बट वही मैं तुमको बोलूँ एक साल के टाइम पीरियड में जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो कितना परसेंट बढ़ा है, 15% बढ़ा है। कितना बढ़ा, 15% बढ़ा। तब तुम बोलोगे कि जो मेरा परफॉर्मेंस है, मेरा जो एज ए इन्वेस्टर परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस क्या है, मार्केट का जो परफॉर्मेंस है उससे ओवरऑल क्या हुआ, नीचे रहा, राइट। बट वही उल्टा होता, मैं 18% जनरेट करता तो तुम बोलोगे कि मैंने क्या किया, मार्केट से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, बेंचमार्किंग फंड पोर्टफोलियो, राइट। ये सब काम कौन करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी ये काम करते हैं। खुद के फंड का परफॉर्मेंस मार्केट के परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करते हैं। इसको बोलते हैं बेंचमार्किंग फंड पोर्टफोलियो। फिर इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स हमने डिस्कस किया था कि तुम जो इंडेक्स होते हैं उनके ऊपर भी डेरिवेटिव्स कर सकते हो, तो वो भी इंडेक्स का यूज आता है। फिर एक इंडेक्स फंड आते हैं, ये क्या होता है, जाहिर सी समझो, किसी पर्सन को मान लो क्या करना है, जो निफ्टी 50 की 50 कंपनी है सबके अंदर इन्वेस्ट करना, राइट। तो उस पर्सन के लिए इंडिविजुअली उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना क्या होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स वालों ने क्या बना रखा है, एक डेडिकेटेड फंड बना रखा है जिनका काम ही ये है कि लोगों से पैसा कलेक्ट करना और इन कंपनीज के अंदर जो 50 कंपनीज है उनके अंदर इन्वेस्ट करना। ये चैलेंजिंग क्यों होता है, बिकॉज हर एक कंपनी का प्राइस क्या होता है, डेली बेसिस पे चेंज होता है। उसके बेसिस पे तुम्हारा जो अलोकेशन है वो भी तुमको चेंज करना होता है, राइट। ये एक मेन रीजन है कि हम यहाँ पे क्या है, इंडेक्स फंड है करके, राइट। क्लियर है करके, ये क्या इंडेक्स के यूज हो सकते हैं, आई होप आपको एब्सोल्युटली इसके अंदर क्लैरिटी रहेगा करके। यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कोई रूम में आ गया था तो उसके लिए रूम खोलना पड़ा था। चलो ना, अभी इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, एक बार वापस कंटिन्यू करते हैं, मे बी 5 मिनट्स के अंदर आज का लेक्चर एंड कर रहे हैं। तो इंडेक्स वाला तुमको टॉपिक हो गया ना, वो छोटे छोटे टॉपिक्स, देन वी आर डन विद दिस। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, व्हाट इज डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या था ये जरा समझो। आज के टाइम पे इंडिया के अंदर कितनी डिपॉजिटरीज है, 2 डिपॉजिटरीज। कौन कौन से, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, राइट। इनका काम क्या होता है, जो भी अपने सिक्योरिटीज है इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। आज के टाइम पे तुमको पता है फिजिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में इनका बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता। डिजिटल क्या होता है, इनका बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो जो डिजिटल सिक्योरिटीज है इनका रिकॉर्ड वगैरह कौन रखता है, इनको अपने पास में डिजिटल सिक्योरिटीज को कौन रखता है, तो ये दो जो डिपॉजिटरीज है ये इनका काम होता है। डिपॉजिटरीज का मतलब क्लियर है, जो अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज है, शेयर्स का, बॉन्ड्स का, डिबेंचर्स का, ये डिजिटली स्टोर कहाँ पे होते हैं,
NSDL एंड CDSL इन दो डिपोजिटरीज के पास में स्टोर कराना होता है, राइट। एक बार रीड कर लेते हैं। डिपोजिटरी इज लाइक अ बैंक। डिपोजिटरी क्या, बैंक की तरह, जो कि क्या करती है, तुम्हारे सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करती है। बैंक क्या करती है, तुम्हारे पैसे डिपॉजिट करती है। ये क्या करती है, तुम्हारे सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करती है। सिक्योरिटीज में शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट्स की कौन सा है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स। कौन से यूनिट्स की बात करें, म्यूचुअल फंड यूनिट्स। इन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखती है। नाउ लास्ट टॉपिक, फिर अपना ओवर। व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। जैसे मैंने बोला, पुराने टाइम में क्या होता था, जो भी सिक्योरिटीज हुआ करती थी, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब फिजिकल फॉर्म के अंदर इनका बाइंग एंड सेलिंग होता था। बट उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। क्या प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत सारे लोग क्या करते, सर्टिफिकेट्स को ऐसा फर्जी सर्टिफिकेट्स बना लेते थे और लोगों को फ्रॉड करते थे। कभी कभी आपके सर्टिफिकेट फट जाते थे, खो जाते थे। कुछ लोग सिग्नेचर ऐसा चोरी चुप के करा लेते थे, उसको सिग्नेचर फोर्ज करा लेते थे, राइट। ये उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती थी। तो इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि हम इन सर्टिफिकेट्स, जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं, इनको भी हम क्या करेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और ये सर्टिफिकेट स्टोर कौन करेगा, सिक्योरिटीज डिजिटल फॉर्म में स्टोर कौन करेगा, डिपॉजिटरीज, NSDL एंड CDSL करके। क्लियर है तुमको, ये होता है डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, फिजिकल जो सर्टिफिकेट्स थे उनको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन। डन, आगे चलते हैं इसमें। Dematerialization is a process by which physical certificates of an investor are converted into equivalent number of securities in electronic form and credited to the investor's account with the depository participants. प्रोसेस समझे तुम क्या, फिजिकल सर्टिफिकेट्स को, तुम्हारे पास मान लो 5 फिजिकल सर्टिफिकेट है शेयर्स के, तो उनको हम कन्वर्ट कर देंगे 5 डिजिटल शेयर्स के अंदर। ये होता है डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस। ये जो डीमटेरियलाइजेशन, जो सिक्योरिटीज रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज रहेगी, वो किसके पास में स्टोर होती है, हमने कहा डिपोजिटरी के पास में। बट यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। कौन सा वर्ड यूज किया, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। देखो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली क्या होता है ना, जो मेन डिपोजिटरीज है उन्हीं के एजेंट्स है, उनकी ब्रांचेस की तरह इनको समझो, राइट। यदि मैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कर रहा हूँ तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट डिपोजिटरीज ओनली। इनको कैसे समझना है, जो मेन डिपोजिटरीज है उनकी ब्रांचेस की तरह समझना है। क्लियर है तुम लोगों को ये टॉपिक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इमेज दे रहेगा, ये देख लो। ये कुछ क्या है, फिजिकल सर्टिफिकेट पुराने टाइम में इस तरीके से दिखते थे, राइट। बहुत ब्लर इमेज है, तुमको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे लगा above image is a physical share certificate. When this is dematerialized, it will be converted into electronic form and the physical certificate will be destroyed. एक बार यदि उसको डिजिटल फॉर्म में कर दिया तो जो फिजिकल सर्टिफिकेट है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। And the number of shares held will be transferred to the beneficiary account. मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे वो हम क्या उनके खाते में डाल देंगे। मेरे 5 फिजिकल सर्टिफिकेट थे तो मेरे को 5 डिजिटल सर्टिफिकेट शेयर्स मिल जाएंगे। The report of depository participant submitted to the investor will look like the image below. ये कुछ एक रिपोर्ट है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट तुमको एक रिपोर्ट देता है कि सर आपके कितने डिजिटल शेयर्स हमारे पास में है एंड क्या क्या तुमने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन किए थे। ये सारा रिपोर्ट पहले के टाइम पे ऐसा फिजिकली देते थे, आज के टाइम पे डिजिटली तुम्हारे पास ये आता है। क्लियर है, ये टॉपिक आई होप तुमको क्लियर होगा। इसके साथ में अपने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर खत्म। क्लास 11th के अंदर कुछ टॉपिक्स और बचे जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास के अंदर खत्म कर देंगे। तो अपना फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट टू बी ओवर। आज का लेक्चर भी अपना नहीं नहीं बोलते हो काफी बड़ा लेक्चर हो गया करके, बट पिछले वाले लेक्चर से थोड़ा छोटा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 11th का भी ये फर्स्ट चैप्टर खत्म कर देंगे। क्लास 10th वालों के लिए हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।